हेलो फ्रेंड, आपको एसएससी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज आप देख रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन। और इस महाद्वीपीय विस्थापन का जो प्रतिपादित किया था वो आपको वेगनर साहब ने किए थे। जर्मनी के भूवैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक थे और उन्हीं के द्वारा ऐसे ये महाद्वीपीय विस्थापन जो बताया गया कि पहले जो प्रारंभ में हजारों लाखों साल पहले आपको पृथ्वी का एक भाग स्थल भाग और एक भाग जलीय भाग था। मतलब ये दो ही खंडों में बटे हुए थे। अब स्थलीय भाग को पेंजिया कहा गया और जलीय भाग को पैंथालसा कहा गया। तो इस तरह से बाद में जो पृथ्वी के गुरुत्व तनाव और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो लगातार पृथ्वी की संरचना जो है से क्या हो रही बदल रही है। तो उनके अनुसार कहना ही था कि आपको सारे जो भाग थे सब वो क्या थे, मतलब एक में सब सटा हुआ था। तो स्थलीय भाग आपका क्या हुआ था, पैंजिया हुआ, और जलीय भाग को पैंथालसा कहा गया। तो चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको कैसे टूटा। देखिए अब उत्तरी भाग जो है उत्तर की ओर जो टूटा था यहाँ पर उसको बोला गया क्या चीज़, लॉरेंसिया। देखिए यहाँ पर ये आपका जो है कि लॉरेंसिया, और दक्षिण का जो और जो खिसका वो आपको हो गया गोंडवाना लाइन। तो लॉरेंसिया को आपको अंगारा लाइन भी कहा जाता है। और बीच में आपको ये टेथिस सागर है, मतलब यहाँ पर सागर बना टेथिस सागर। ये दूर हटा, पहले तो ये सटा हुआ था मान लेते हैं इसे। हाँ, तो वेगनर का कहना ही था कि ये सारे जो पार्ट्स थे पहले जो आज इस तरह से जो दिख रहे हैं वो इस तरह से पहले नहीं थे, लाखों साल पहले सटा हुआ था। देखिए इस पोर्शन को ऐसे आप साट सकते हैं, या ये आपको जो है यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ साटा जा सकता है। तो ये आपको एक एक भाग बन जाएगा। देखिए सारा चीज़ ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे जैसा दिख रहा है ना, ये अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर जिसको बोलते हैं। देखिए ये पूरी अगर इसको ऐसे ले जाया जाए, मैंने इस तरह से इसको अगर हम क्या करें, इसको इस तरह से हम साट दें, ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपको क्या होगा, ये एक में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ऑस्ट्रेलिया को भी किया जा सकता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को ये वाला पार्ट्स को आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने वेगनर को कहना था ऐसा कि ये जिस तरह से आज महाद्वीपीय का जो विस्थापन हुआ है वह कहीं न कहीं पहले एक जगह था। और ये बहुत सारा आधार लिए वेगनर साहब ने। तो एक आधार तो हम माने मान लेते हैं कि इसको सेट करके बताना है। दूसरा सेट मैंने उनका मानना था कि यहाँ पर जो ये इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो एशिया यहाँ का मिलता है। दोनों यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। तो उनका कहना यह था कि पूरा सटा हुआ था, धीरे धीरे दूर हुआ तो पेड़ पौधा यहाँ वाला जो दोनों को समानता मिला। यहाँ का जो मिट्टी है, कोयला है, यहाँ भी मिल रहा है। तो उनका एक मजबूत आधार था जो बाद में हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में है से बहुत काम आया। हालांकि इनका सिद्धांत को खंडन किया गया, लेकिन भविष्य में भूगोल के अध्ययन में बहुत बड़ा राहत मिली थी लोगों को। तो इस तरह से उनका वेगनर को कहना था। और इस अपना सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए थे आपको 1912 ईस्वी में किए थे। इसको याद जरूर रखिएगा, 1912 ईस्वी में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन इसको कहा जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, कुछ चीज़ें इसमें छूट गई थी क्योंकि पहले भी इसका एक वीडियो मैं बनाया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर सीधा सा जा जाइए कि जर्मनी का अल्फ्रेड वेगनर कब कहा कि महाद्वीपीय भाग सटा हुआ था। तो आपको 1912 में कहा था। अब वेगनर स्थलीय भाग को पेंजिया कहा था और जलीय भाग को पैंथालसा कहा था। और इस पेंजिया दो भाग में आपको बटा, स्थल भाग एक आपको बट गया आपको गोंडवाना भाग दक्षिण वाला, और उत्तरी भाग आपको अंगारा लाइन में बदल गया। तो अब देखिए अंगारा लाइन में कौन कौन थे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के उत्तरी भाग, सभी ऐसे नहीं, उत्तरी भाग एशिया का उत्तरी भाग, अर्थात आपको इंडिया जो है आपको दक्षिणी भाग में है। फिर गोंडवाना लाइन हो गया, गोंडवाना में कौन हो गया आपको, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और एशिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लाइन में ही आ गया। अब देखिए यहाँ कि भारत गोंडवाना लाइन का ही एक हिस्सा है। चलिए महत्वपूर्ण बात है, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। अब वेगनर के सिद्धांत को जितना संक्षेप में समझाना था वो हो गया।
इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी जैसे हम चर्चा किए थे, तो ज्वालामुखी क्या होगा कि ज्वालामुखी का मुख देखिए, ज्वालामुखी इस तरह से निकलता है, इसका मुंह ये हो गया, इसको क्रेटर कहा जाता है मुख को। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि ज्वालामुखी इसका मुंह चौड़ा हो गया, इसका राख, पानी या लावा निकलते निकलते क्या होता है, वो ज़्यादा दूर तक फैल जाता है इस तरह से। ये आपको इस तरह से फैल गया, इस तरह से मुंह चौड़ा हो गया, तो इसको बोल देंगे कालडेरा। क्या बोलेंगे? कालडेरा। ठीक ना? तो चौड़ा मुंह वाला क्या हो गया? कालडेरा हो गया, देखिए यहाँ पर। और पतला मुंह वाला क्या हो गया? क्रेटर। चलिए समझ ही गए होंगे आप, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। अब देखिए आगे, ज्वालामुखी का प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी का आपको प्रकार में आपको आ जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय क्या होगा? ऐसे पता चल रहा है, सक्रिय हमेशा क्या होगा? ये सक्रिय रहेगा, मतलब इसका लावा हमेशा निकलते रहता है, एक्टिव रहता है हमेशा ये। समझ गए? और सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण जानना जरूरी है। इटली का एटना और स्टाम्बाली दोनों जो है ना, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, एटना और स्टाम्बाली। उसके बाद हवाई द्वीप का कौन है? मौना लावा। देख रहे हैं यहाँ पर मौना लावा, ये आपका हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर का क्या है? कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी क्या है? जगह का नाम है, ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ। अब आ जाइए, ज्वालामुखी का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है, तो हम सक्रिय ज्वालामुखी जान गए। अब आ जाता है प्रसुप्त। प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब ऐसा जो है कि ये कुछ देर के लिए सोया हुआ है, ये मान लिया जाए। ये तो हमेशा एक्टिव है, लेकिन ये क्या है कि कुछ देर के लिए आपको क्या रहेगा, वो शांत रहता है, कुछ समय के लिए शांत रहेगा। लेकिन अचानक जब है ना उद्गार हो जाता है, इसमें विस्फोट हो जाता है, मतलब अचानक एक्टिव हो जाता है। प्रसुप्त का मतलब हुआ जिस तरह से मनुष्य क्या होता है, सो गया, कोई भी जीव सो गया, अचानक उठा, पूरा उठा पटक शुरू कर दिया, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी जस्ट उसी तरह से है। जब ये जागेगा ना, पूरा ऐसे विस्फोट हो जाएगा, ये उद्गार शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए कभी कभी अचानक इसमें ऐसे विस्फोट हो जाता है, तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी का भी इटली में, इटली तो बड़ा एकदम है सक्रिय क्षेत्र है ज्वालामुखी के बारे में। देखिए इटली यहाँ भी है, यहाँ इतना है स्टाम्बली एकदम एक्टिव है 24 घंटा। अब यहाँ पर देखिए इटली का पर क्या है? विसुवियस है। इटली का विसुवियस कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कि एक बार जब वो जागेगा ना, तो क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। तो यह हुआ आपको इटली का विसुवियस, जो आपको क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का आपको है क्राकोटोआ। देखिए क्राकोटोआ, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन उदाहरण हो गए? आपको पहला हो गया विसुवियस जो इटली में है, याद हो गया होगा, और दूसरा आपका हो गया इंडोनेशिया का क्राकोटोआ। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है 3 नंबर में शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, नाम से ही पता चल रहा है कि नाम शांत होगा ये। क्या शांत ज्वालामुखी किसे बोलेंगे? एकदम बिल्कुल भाई शांत रहता है ये, इसमें पुनः उद्गार की कोई संभावना नहीं होती है। मतलब एक बार ज्वालामुखी हुआ ना, ये विस्फोट हुआ चाहे जो भी हुआ ज्वालामुखी, अब दूसरा का बार बिल्कुल शांत हो जाता है। इसका मुंह आपको ऐसे पानी से भर जाता है, मतलब पानी कचड़ा जितना है तो भर गया, अभी शांत हो गया बिल्कुल। फिर इसमें कभी भी उद्गार नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है शांत ज्वालामुखी, मतलब कोई संभावना नहीं है इसमें। तब देखिए यहाँ पर इसका मुख में जल भर जाता है। चलिए आ गया। अब ये ज्वालामुखी का तो देखिए बहुत सारे उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी जो आज बहुत सारे झील हैं, झरने हैं, वो क्या हो गए? पहले ज्वालामुखी हुआ करते थे वहाँ, देखिए झील में बदल जाता है शांत ज्वालामुखी। अब देखिए इसका उदाहरण आ जाइए आप अफ्रीका का। अफ्रीका का जो किलीमंजारो जो है आपको क्या है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलीमंजारो कहाँ का? अफ्रीका का। म्यांमार में माउंट पोपा, दक्षिणी अमेरिका में चिम्बेराजो, देख रहे हैं ना,
किलिमंजारो, चिम्बोराजो, माउंट पोपा, ये 3 ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका याद रहेगा चिम्बोराजो, अफ्रीका आपको याद रहेगा किलिमंजारो, म्यांमार आपको याद रहेगा माउंट पोपा। ये सभी शांत ज्वालामुखी है। मैंने कहने का अर्थ है कि अब इसमें किसी प्रकार के उद्गार की कोई संभावना नहीं है। चलिए अब देखते हैं ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ। ज्वालामुखी से क्या बन सकता है? मुखी पर्वत, लावा पठार, गाज, कुंड, झरना, काल्डेरा, जो भी जाने। इसका मुख चौड़ा हो गया और तालाब जैसा बन गया, वो कुआं जैसा, वो आपको काल्डेरा है। वही हुआ, बड़ा कुआं बन गया, पानी भर गया उसमें, तो काल्डेरा हो गया। झारखंड के राजमहल ज्वालामुखी के लावा से ही बना है। राजमहल जान रहे हैं, काली मिट्टी क्षेत्र है, वो आपका ज्वालामुखी उद्गार के ही क्षेत्र से बना है। और खास करके झारखंड के जो है ना, दो जिला आपको है, गोड्डा और साहबगंज, ये आपको उस एरिया में आता है ज्वालामुखी क्षेत्र में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये भी याद रखना है। स्ट्राम्बोली कहाँ है भाई? आप स्ट्राम्बोली याद होगा आपको, स्ट्राम्बोली आपको इटली में है। इसको क्या कहा जाता है स्ट्राम्बोली को? इसको ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद है कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन है? कोटोपैक्सी। आप यहाँ देख रहे हैं कोटोपैक्सी, यहाँ पर है, यह है ना कोटोपैक्सी। कहाँ पर है? इक्वेडोर में। ये सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे हाइट में है ये ज्वालामुखी, समझ गए? और स्ट्राम्बोली क्या है? प्रकाश स्तंभ है, इसके साथ नाम जुड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ। मतलब ये हमेशा एक्टिव रहता है और इसमें हमेशा लाइटिंग होते रहता है। इतना ब्लास्ट करता है ना कि आपको आग निकल जाता है इसमें, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज़? प्रकाश स्तंभ। और ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसीलिए कहा गया है। एक से एक लाइटिंग देखने को मिलेगा यहाँ। अब चलिए आगे, भूकंप। भूकंप क्या है भाई? पृथ्वी के सतह को कंपन करना, अचानक हिल जाना, क्या है? भूकंप है। भूकंप का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रमुख कारण बताइए। चलो अच्छा, अब देखिए यहाँ पर, अभी हम करंट के हिसाब से चलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार चलेंगे। तो आप यही जान जाइए कि आपको पृथ्वी के अंदर बहुत सारे छोटे और कई बड़े बड़े प्लेटें हैं जो आपस में क्या है? वे गतिमान हैं, गतिशील हैं। और नीचे वाले जो तरल पदार्थ हैं काफ़ी वह घनत्व वाले होते हैं, और ऊपर में क्या है? जो हल्के प्लेट हैं से तैर रहे हैं। अब अचानक क्या होते हैं कि कभी कभी प्लेट टकर जाते हैं आपस में। जब टकर जाते हैं तो भूकंप हो जाता है, और टकरने से बहुत सा भूकंप होगा, ज्वालामुखी भी हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्लेट है यहाँ, इस प्लेट को विनाशकारी प्लेट कहते हैं, जिसका मुंह दोनों ओर रहता है। इससे ये होगा, क्या होगा? एक मान लेते हैं कि भारी प्लेट है, ये मान लेते हैं भारी हो गया, ये हल्का प्लेट हो गया। भारी प्लेट क्या होता है ना कि हल्का प्लेट में सीधे घुस जाता है नीचे। जब अंदर घुसेगा ना तो क्या होगा? ये वाला भाग आपको उठ जाएगा, इससे पर्वत ही बन जाएगा। इससे आज के वर्तमान में जो हिमालय या विभिन्न तरह के पर्वत क्या है? इसी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से आपको निर्माण हुआ है। तो चलिए अब एक बता रहे हैं भूकंप का एक और कारण। सिर्फ भूकंप का प्राकृतिक कारण नहीं बल्कि मानवीय कारण भी होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपको 1967 ईस्वी में जो भूकंप आया था ना, 1967 ईस्वी में, उस भूकंप के आने का जो मुख्य कारण था आपको कोयना जलाशय, कोयना नदी, कोयना वहाँ डैम बहुत बड़ा बनाया गया है। और उसमें क्या होता है कभी कभी कि पृथ्वी में अचानक पानी को रोक देने से, पृथ्वी क्योंकि अपनी बैलेंस में होती है, जब बैलेंस में होती है तो वहाँ से जब किसी पानी को हम रोक करके वहाँ ज़्यादा उसको लोड देंगे तो क्या होगा? वो धंसेगा, प्लेट में लोड पड़ेगा, हल्का प्लेट होगा तो नीचे जाएगा, धंसेगा। तो इस तरह से क्या होता है? प्लेटों को खिसकने से भूकंप हो सकता है। तो चलिए कृत्रिम भूकंप कहिए इसको, कोयना जलाशय जो कारण बना
अब देखिए आगे, भूकंप के उद्गम का केंद्र को फोकस कहा जाता है। मतलब भूकंप जहाँ उद्गम होता है, जैसे मान लेते हैं कि भूकंप है यहाँ पर है, ये उद्गम हो गया, उद्गम केंद्र, ठीक ना। और इसके ऊपरी बिंदु अगर मान लेते हैं कि धरातल में ऊपर आ गया, ये अधिकेंद्र हो गया, ये जहाँ से उत्पन्न हुआ भूकंप उसको क्या बोलते हैं, उद्गम केंद्र। और ऊपरी भाग को, हिस्सा को क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। सिस्मोग्राफी में अधिकतम स्केल होता है 1 से 9 तक होता है। सोच लीजिए 1 से 9, 10 अंक भी नहीं है। और हर स्केल में पिछले मूल स्केल से आपको 10 गुना वृद्धि होती है। अगर मान लिया जाए कि आपको 6 है, 6 से अगर 7 हो गया तो समझिए कि जितना ही पीछे है तो उसका कितना हो गया, ये 10 गुना आगे बढ़ेगा। उस तरह से आगे ही बढ़ते जाता है। अभी तक 9 पॉइंट का कहीं भूकंप नहीं आया है। ऐसा अगर भूकंप आ जाएगा तो पृथ्वी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो चलिए, अब यहाँ आप देख रहे हैं भूकंप के 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं। हम पीछे भी क्लास में चर्चा हुई थी कि 3 तरंग कौन कौन होते हैं, आप सभी को याद होगा। याद नहीं है तो आप ध्यान से सुन लीजिए इसको कि कैसे 3 तरंग कौन कौन है। प्राथमिक तरंग है, नाम से पता चला, प्राथमिक न पहला, द्वितीयक तरंग और पृष्ठीय या धरातलीय तरंग। दो तो आसान है, प्राथमिक और द्वितीय, धरातलीय हुआ। प्राथमिक तरंग सबसे पहले आपको पहुंचता है धरातल में। धरातल में पहुंचने वाला सबसे पहला तरंग कौन है, प्राथमिक तरंग। और इसका गति बहुत तेज होती है। यह ठोस, तरल, गैस तीनों में से गमन करती है। वाह, इसका गति तेज है तो तीनों में गमन करेगा ही। और पृथ्वी के ऊपरी धरातल में सर्वप्रथम आपको पी तरंग ही पहुंचती है। अब 3 नंबर में देखिए यहाँ पर आप, द्वितीयक तरंग। इसका गति क्या होता है, पी तरंग, मतलब ये प्राथमिक तरंग से क्या होगा, कम होता है। यह सिर्फ ठोस में गमन करती है। देख लीजिए स्पीड कम है, ठोस में ही जाएगा। ये आपको ऐसे हवा और द्रव में आपको अनुभव नहीं किया जा सकता है। यह धरातल में पी तरंग के बाद पहुंचती है। गति इसका स्लो है, लेकिन जान लीजिए कि तरंग में जो स्लो रहता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तेज गति से चलना तरंग तो झट से वो निकल जाता है बाहर, जितना नुकसान हुआ निकल गया। लेकिन ये जो है ना, आराम से जाएगा गिराते पराते सबको। चलिए अब आ जाइए पृष्ठीय धरातल। ये सबसे स्लो ही है, आपको सबसे धीमी गति से चलने वाले तरंग आपको धरातलीय तरंग। इसकी गति सबसे कम होती है, तीनों से सबसे कम। और सबसे गति कम रहने के कारण ये सबसे विनाशकारी तरंग है। मतलब सबसे विनाशकारी तरंग क्या है, धरातलीय तरंग। अब देखिए यहाँ पर विश्व का प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र, एकदम इसको याद करिएगा आप लोग। प्रशांत महासागर के चारों ओर क्षेत्र तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र। अब सोच लीजिए, प्रशांत महासागर आपको विश्व का, इस धरती का सबसे गहरा, सबसे बड़ा आपको महासागर है। अभी आपने कोयना बांध पढ़ा, कोयना बांध बन गया, वहाँ भूकंप आ गया। अब सोच लीजिए कि प्रशांत महासागर उतना गहरा है, क्या भूकंप नहीं होगा। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है ना, आपको भूकंप ही भूकंप होते रहता है। इसीलिए इस एरिया को रिंग फायर कहा जाता है, समझे ना। प्रशांत महासागर के किनारे किनारे क्या कहा जाता है, रिंग फायर, जिसको अग्नि मेखला कहा जाता है। देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र आपको कौन कौन है। जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चिली हो गया, ये भूकंप का प्रमुख क्षेत्र है आपका है। याद रहेगा, जापान, जापान भूकंप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और आप देख रहे थे वहाँ ज्वालामुखी के लिए, ज्वालामुखी के लिए कौन प्रसिद्ध है, याद होगा आपको, इटली। जापान इटली याद रखिए आपको। जापान भूकंप के लिए हो गया, भूकंप प्रभावित क्षेत्र सबसे अधिक। इंडोनेशिया भी है। अब देखिए झारखंड में क्या है, झारखंड का कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर कोई ज़्यादा भूकंप का ज़्यादा नहीं है। गोड्डा आपको साहबगंज यहाँ पर देख रहे हैं। पीछे हम वहाँ पर ज्वालामुखी का जिक्र किए हैं, लेकिन वह ज्वालामुखी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, भूकंप होगा। गोड्डा और साहेबगंज जो क्या है, भूकंप का केंद्र था।
पीछे कुछ हम चर्चा कर रहे थे ज्वालामुखी के बारे में, लेकिन क्या होगा, झारखंड का जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपको 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन? गोड्डा और साहबगंज। झारखंड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, भुज का भूकंप, एक नज़र देखिए भुज का भूकंप क्या था। हम सभी जानते हैं कि ये 26 जनवरी 2001 ईस्वी को जब पूरे देश में झंडा फहर रहे थे, उस समय आपको 9:15 बजे आपको गुजरात में बहुत विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में 5000 से अधिक लोग तत्काल तुरंत मारे गए थे और 5 लाख से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, बुरी तरह से घायल हुए थे। बहुत ये दर्दनाक घटना थी उस समय का। इसका मुख्य कारण क्या था? इंडियन प्लेट को उत्तर की ओर खिसकना। मतलब इंडियन प्लेट जो है आपको क्या हुआ था? उत्तर की ओर खिसक गया था, जिस कारण से भुज क्षेत्र में आपको बहुत भयानक भूकंप आया और तबाही आ गई थी। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आप लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।